ये वीडियो में DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है और मर्चेंट एक्सपोर्टर है, उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन जो स्कीम है उसके ऊपर जरा वीडियो बनाइए ताकि हम वो स्कीम का बेनिफिट समझ सके। तो इसलिए दोस्तों आज हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम पे वीडियो बना रहे। तो जैसा नाम मैंने बताया कि शॉर्ट फॉर्म इसका DFI है, स्कीम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर ये बेनिफिट एक्सटेंड करती है एक्सपोर्टर्स को, जो ड्यूटी एग्जेम्पशन टाइप का बेनिफिट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट करती है उसके रेगुलेटर है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लाइसेंसेस भी है ड्यूटी फ्री जो एग्जेम्पशन स्कीम के, उसमें का ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन गवर्नमेंट का जो जहां जहां ड्यूटी के बेनिफिट्स देती हो, जो भी इनपुट्स परचेस करते हैं हम, या लोकली परचेस करते हैं या इंपोर्टेड करते हैं, उसके ड्यूटी पे जो बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, उसका केवल इंपॉर्टेंस इतना ही है कि हमारे जो गुड्स है ये जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां जाने के बाद वो ज्यादा कॉस्टलियर नहीं हो, या जब हम जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फॉरेन मार्केट में उसका डिमांड बना रहे, ताकि प्राइसेस कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से कम रहे, और जो भी टैक्सेस है इसमें के एट इनपुट स्टेज या एक्सपोर्ट स्टेज ये एक्सपोर्ट नहीं हुए, ताकि गुड्स एक्सपोर्ट होने चाहिए, टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट का, कि इनको इसीलिए जो भी टैक्सेस है उसका बेनिफिट दिया जाए, ताकि ये जो है कि इनकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, एक्सपोर्टर मैनेजेबल रख सके, इकोनॉमिकल रख सके, ताकि ओवरसीज के जो भी कंट्रीज के बायर्स है उसे इजीली परचेस कर सके एज कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जो देती है बेनिफिट, ड्यूटी रिमिशन या ड्यूटी एग्जेम्पशन, उसका पर्पस केवल यही है कि हमारे गुड्स जो है कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बैरियर्स नहीं बने, बल्कि लोगों को परचेस करने के लिए वो अफोर्डेबल रहे और कॉम्पिटिटिव जो भी वर्ल्ड है उसमें स्टैंड हो जाए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये होगा दोस्तों कि पर्पस मैंने बताया। अभी ये जो स्कीम है, ये लाइसेंस है, ये FTDR एक्ट के मुताबिक 1992 के मुताबिक ये इंट्रोड्यूस हुआ इन 2006। 2006 में जब इंट्रोड्यूस हुआ उस समय में ये लाइसेंस दिया जाता था, जैसा एडवांस ऑथराइजेशन था वैसा ही ये लाइसेंस था, और लोग उसको इंपोर्ट करके डबल बेनिफिट लेना चाहते थे। उस समय में इंपोर्ट करते थे, गुड्स जो थे वो इंपोर्टेड गुड्स वैसे रखते थे, इंडिजिनियसली परचेस करते थे, उसमें का जो क्रेडिट लेते थे और यूटिलाइज करते थे, और फिर एक्सपोर्ट करते थे। और फिर गवर्नमेंट की तरफ जो है कि लाइसेंस के अंदर जो है कि जो गुड्स एक बार एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट के लिए DGFT में प्लेस करते थे, EODC के लिए, EODC एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलने के बाद कस्टम्स में वो अपना बॉन्ड और BG वेव करते थे, और जो मटेरियल उन्होंने इंपोर्ट किया है वो लोकल मार्केट में बेचते थे। तो ये डबल बेनिफिट एक्चुअली उस समय में लेते थे कि ये मार्केट में बेचते भी थे, उसके अलावा इनपुट मटेरियल, इंडिजिनियस मटेरियल भी इसका भी क्रेडिट लेते थे। तो उसके बाद अभी इसमें बहुत सारा चेंजेस आया, और अभी गवर्नमेंट ने जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का जो शेड्यूल है, जो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए यूज किया जाता है,
अपेंडिक्स 4C, उसमें जो गुड्स है जिसका स्टैंडर्ड नॉर्म ऐसा साइन जो है वो फिक्स है, उसी प्रोडक्ट्स के लिए DFI का लाइसेंस दिया जाएगा। और वही उस प्रोडक्ट्स में अगर एक भी प्रोडक्ट इनपुट से उसके लिए प्री इंपोर्ट की कंडीशन है तो उसका DFI लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली ताकि जिसमें प्री इंपोर्ट कंडीशन नहीं है, इस तरह के जो है प्रोडक्ट के लिए DFI के लाइसेंस के लिए एक्सपोर्टर एलिजिबल हो जाए। फिर ये एक्सपोर्टर जो है कि उसको अगर इस तरह का प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल DFI के जो लाइसेंस का जो मॉड्यूल है DGFT में जाके वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ एक फाइल नंबर जनरेट होता है। वो फाइल नंबर जब जब वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिजिनियस गुड्स परचेस करके और अपने प्रोडक्ट में यूटिलाइज करके, तब तक वो उसका नंबर डालेगा शिपिंग बिल पे, कमर्शियल इनवॉइस पे, पैकिंग लिस्ट पे, जो भी रिलेटेड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब में वो मेंशन करेगा। और फिर उसके बाद जब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, DGFT में प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सब सबमिट करेंगे। अगर ये जो है एक्सपोर्ट जो कि वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस ये जनरली 12 मंथ्स के लिए दी जाती है, तो ये जो एक्सपोर्ट है ये 12 मंथ्स के अंडर एक्चुअली जो भी है कंप्लीट करना है। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, तो बिफोर पुटिंग दैट एप्लीकेशन टू DGFT, उनका रियलाइजेशन आना होना जरूरी हो जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट किया उसका आपको रियलाइजेशन 100% आया है करके उसका प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट और BRC भी लगेगा एप्लीकेशन करते समय। अगर ये देर हो जाता है तो RBI से आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है और DGFT को भी लिखना पड़ता है कि ये सारे वजह से हमारा जो है कि आपके पास हम अप्लाई नहीं कर पा रहे किस पर्पज के लिए, टू ऑब्टेन द ट्रांसफरेबल DFI लाइसेंस। तो इसलिए वो हमें भी एक्सटेंशन दो। अकॉर्डिंगली DGFT भी आपको एक्सटेंशन देती है। उस पीरियड में आपको अगर ये रियलाइजेशन आ जाता है और आप DGFT में फिर अप्लाई करते हैं ट्रांसफरेबल DFI को, तो DGFT आपको ट्रांसफरेबल DFI दे देती है। जब ट्रांसफरेबल DFI आपके पास आ जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आपके पास दो रास्ते रहते हैं। एक आपके पास रास्ता है कि आप ये लाइसेंस में जो जो भी अमाउंट और वैल्यू और क्वांटिटी का जो आपको बेनिफिट दिया है वो आप खुद इंपोर्ट करें। ड्यूटी जो है वो बेनिफिट, ड्यूटी का बेनिफिट खुद उठाए। और जो मटेरियल आएगा वो इधर आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में, या फिर मार्केट में बेच सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि जैसा ही DFI लाइसेंस आपके पास आ जाता है तो यू कैन सेल दैट लाइसेंस टू एनीबडी। लेकिन ये करने के पहले आपको, जैसा ही DFI लाइसेंस आता है आपको, तो आपको ये लाइसेंस जो है कि कस्टम्स में, EDI में आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पज के लिए। क्योंकि जब DGFT में आपने डाला, DGFT ने आपको एग्जामिन सब भी प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको लाइसेंस इशू किया ट्रांसफर में। अब जब आप कस्टम में डालेंगे तो कस्टम भी अपनी तरफ से जो भी एक ही इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया इसका सारा प्रूफ आपको देखेंगे, एक्सपोर्ट किया वाला प्रूफ देखेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है दे देंगे वो EDI में। तो आप उसका इंपोर्ट कर सकते हैं, या सेल करने के बाद जिसको भी इंपोर्ट करना है वहां से वो पोर्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो या दूसरे पोर्ट से इंपोर्ट करना है तो भी आप, ये अथॉरिटी जो है ये RA करके रिलीज एडवाइस इशू करती है, उसके बाद आप दूसरे पोर्ट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जिसको भी आप बेचेंगे। तो ये बेसिकली आपकी टोटल DFI की प्रोसेस हो गई। 12 मंथ्स का उसका ये वैलिडिटी पीरियड रहता है। आप इंपोर्ट करो या बेचो, ट्रांसफर करो किसको। ये सिर्फ ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFI जो स्कीम है, इसमें सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है। IGST और कंपेंसेशन सेस का बेनिफिट मिलता नहीं है, मतलब ड्यूटी बेनिफिट इन DFI लाइसेंस। लेकिन आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं
तो क्रेडिट आप IGST और इसका कंपेंसेशन सेस जो है उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो जब ये लाइसेंस आपको इश्यू होता है तो कुछ कंडीशंस पे होता है। मतलब कौन सा भी लाइसेंस आप DGFT के देखेंगे, ड्यूटी एग्जेम्पशन वाले, EPCG देखेंगे, एडवांस ऑथराइजेशन वाले देखेंगे, तो उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहता है। और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो रहता है वो खास कंडीशंस के साथ रहता है कि आपका जो मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना रहना चाहिए। मतलब आप जो इंपोर्ट करते हो उसकी वैल्यू और FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट उसकी वैल्यू का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला ये है कि FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। ये एक वैल्यू एडिशन का बेसिक फॉर्मूला है। तो आपको मैं फिर रिपीट करके बताता हूँ कि FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। तो ये रेशो जो है ये मिनिमम DFI के लिए 20% होना चाहिए। तो 20% वैल्यू एडिशन या DFI के स्कीम के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है उनके लिए चाहिए। लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है कि जिसका वैल्यू एडिशन ज्यादा होना चाहिए, इस तरह का कंडीशन है। तो DFI अगर उसमें वो प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको भी ज्यादा वैल्यू एडिशन का जो क्राइटेरिया है ये DFI लाइसेंस को अप्लाई होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है कि कौन कर सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, ये सारे जो है कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइन सिर्फ उसका कंडीशन है कि साइन नॉर्म में जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो साइन नॉर्म में फिक्स होना चाहिए। फिक्स नहीं है तो उसमें आप DFI लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर और उनके जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर जो टाइड अप है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ये दोनों जो है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको सारा डिटेल डालना पड़ेगा कि सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या है, सब डिटेल्स एक्सपोर्ट करते समय कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, इसमें सब डालना पड़ता है। तो बेसिकली DFI लाइसेंस का जो है कि प्रोसेस मैंने बताया कि it's not given on pre-import basis, it is given only on post-export basis. It is a transferable license. Transferable license can be transferred to anybody. एंड उसके अंडर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो इंपोर्ट हो, जो भी जिसके पास ट्रांसफर किया वो कर सकता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव आइटम जो है कि एक्चुअली DFI में शेड्यूल में होते हैं, साइन के शेड्यूल में, वो जो है कि उसके लिए फिर DFI लाइसेंस अगर हमें लेने हैं तो सेंसिटिव आइटम के लिए हमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स या एंड यूज डिक्लेरेशंस, इस तरह के डिक्लेरेशंस हमें खास DGFT को देने पड़ते हैं, क्वालिटी रिलेटेड, सो दैट कि क्लासिफिकेशन गुड्स का जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो सही मैच हो जाए। तो ये उसका एक कंडीशन है। उसमें बेसिकली सेंसिटिव में कॉपर अलॉयज है, बाकी स्टेनलेस स्टील है, बाकी एरोमेटिक केमिकल्स, इसेंशियल ऑयल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, साइट्रिक एसिड, मार्बल, आर्टिकल्स मेड ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, इस तरह के बहुत सारे आइटम्स ये सेंसिटिव लिस्ट में आते हैं। उसमें जो है कि टेक्निकल डिटेल्स, क्वालिटी एंड बाकी रिलेटेड जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है इन शिपिंग बिल ऑल्सो। तो आपको फिर वो लाइसेंस जो है एक्चुअली तो दिया जाएगा DGFT को। तो DGFT को पहले आपको परमिशन के लिए मांगना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स देके देन DGFT विल अलाउ यू एंड आपको फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद शिपिंग बिल में ये सारी बातें आपको डालनी है। उसके बाद प्रोसेस विल रिमेन सेम, जो भी है कि मिलने की। तो ये सारी बातें जो है कि एप्लीकेशंस के मैंने बताया कि किस तरह से ये जो भी लाइसेंस है ये एक्चुअली आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सबमिट, ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपको DGFT में अप्लाई करने के बाद एक 20-25 दिन इसको लगते हैं ताकि ये आपको लाइसेंस लाने में आने में। उसके बाद फिर आप एक्चुअली उसको सेल कर सकते हैं या आपके खुद के पर्पज के लिए
यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअल यूजर बेस्ड कंडीशन लाइसेंस। तो ये बातें जो है कि अलग अलग सायन पर अगर आपके गुड्स से अलग अलग गुड्स से तो और अलग अलग सायन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मार्क्स, तो उसके लिए भी अलग अलग आपको एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे लाइसेंस के, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग है। समझो इस तरह के पेन से अलग अलग पेन से वैरायटी के, तो क्लासिफिकेशन एसएसएन कोड सेम हो गया आपका, गुड सेम हो गए, लेकिन हर एक के लिए आपको अलग अलग डीएफआई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कोड, क्योंकि इसको प्रोडक्ट कोड देंगे। एक ही वैरायटी है तो एक ही प्रोडक्ट कोड रहेगा, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट कोड है तो आपको अलग अलग उसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस तरह का दोस्तों जिसके साइन भी अलग रहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो डीएफआई लाइसेंस का जो भी डिटेल्स है ये हमने आपको शेयर किया। मुझे लगता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशंस की कि हमने आपके पास बताया आपको। और इसके अलावा भी कुछ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशंस के अगर आपको क्वेरी होंगी, क्योंकि ये ओपन मार्केट में ट्रांसफर होने वाला लाइसेंस है, तो इसलिए जो एडवांस ऑथराइजेशन से ये थोड़ा अलग है। एडवांस ऑथराइजेशन इज एक्चुअली गिवन ऑन एक्चुअल यूजर बेस्ड कंडीशन। ये जो है कि ये ट्रांसफरेबल लाइसेंस है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनीबॉडी और खुद भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी बातें हमने शेयर की। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से बनने वाले जो वीडियोस है ये आपके पास इसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।